तो ये दूसरी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जिसको हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, मतलब जिसको आम जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 6 माह में। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है, किसी भी कारण से राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है, तो वो अधिक से अधिक 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम 4 ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी होते हैं। इसके बाद है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में ये 3 ही सम्मिलित होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं। ये बात हमको चौथे क्वेश्चन में और ठीक से समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कौन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन कौन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल। ठीक है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा होता है और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर देखिए, संसद में राज्यसभा उच्च सदन होता है और यहाँ विधानमंडल में विधान परिषद उच्च सदन। ठीक है, और लोकसभा निम्न सदन और यहाँ विधानसभा निम्न सदन। ठीक है, इनको इस तरीके से बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रेड कलर में है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, हमको एक कंडीशन बतानी है जिसमें कि मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होगा, यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य होगा, तो वो राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन कौन सम्मिलित होता है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन का सदस्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ उच्च सदन का मतलब हो गया विधान परिषद। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कौन उच्च सदन होता है, कौन निम्न सदन होता है। अब देखते हैं आगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इनको देखते हैं हम। आयु 35 वर्ष हो, ये जरूरी होता है। पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह पढ़ा लिखा हो, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये ठीक होता है, ये योग्यता होती है उसकी। देश का नागरिक हो, ये भी योग्यता होती है उसकी। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो 5 वर्ष तक अपने पद पर किस दिन से रहता है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, उस दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है और उस दिन के बाद वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किस कंडीशन में हटाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आइए, हमें बस ये देखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है। तो वह अनुच्छेद 61
मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण होता है तो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको याद होने चाहिए। कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने संबंधी सूचना देनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो देखिए, इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो? ठीक है, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा निम्न में से, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उस टाइम न हो तो कौन होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये भी हमको पता होना चाहिए। तब होगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 52 में ये दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 के तुरंत बाद अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो वो है राष्ट्रपति में। अभी हमने देखा अनुच्छेद 53 में यही दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का मतलब है कौन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, मतलब बुलाई जाती है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 108 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का संविधान में प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक अगला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब इसके साथ आपको 108 आर्टिकल 108 भी याद हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होगा आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग सभी मामलों में राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद देती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति की इच्छा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना ये राष्ट्रपति की इच्छा होती है। इसमें मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह नहीं देती है, विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति की इच्छा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। देखिए, संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल की वीडियो मैंने पहले बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रिक के साथ संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कराए थे मैंने उसमें, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। 123 में दिया गया है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश एक प्रकार की विधि होती है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी विधि बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी होती है। ठीक है, संसद में कोई विधि बनाने के लिए विधेयक को पहले लोकसभा में या फिर पहले राज्यसभा में जाना पड़ता है, फिर दूसरे सदन में जाना होता है, फिर राष्ट्रपति के पास। इस प्रकार से काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है और काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि की तत्काल आवश्यकता है तो राष्ट्रपति सीधे अध्यादेश जारी कर देता है, जिसमें कि बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और ये एकदम लागू हो जाती है। और यह अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीने के लिए रह सकता है।
ठीक है, 6 मंथ के लिए ये अध्यादेश मैक्सिमम रह सकता है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? अनुच्छेद 123 में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अनुच्छेद 143। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 143। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श या सहायता लेता है वो बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी सहायता लेगा, कोई भी परामर्श लेगा, वो बाध्यकारी नहीं होगा, वो राष्ट्रपति की इच्छा होगी कि वो उसे माने या ना माने। ठीक है, तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 143 में। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, तो ये है न्यायिक शक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, वो है आर्टिकल 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति अनेक प्रकार के क्षमादान कर सकता है, वो अलग अलग प्रकार के क्षमादान होते हैं। आर्टिकल 72 पर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने एक वीडियो में बताए हैं, ट्रिक के साथ बताए हैं, आसानी से याद हो जाएंगे आपको। तो वो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 में, और ये एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वह है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति को। केवल राष्ट्रपति ही किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में बात चल रही है, ना कि राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन कौन सम्मिलित होता है, ये याद करना बहुत आसान है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों में जितने भी सदस्य होते हैं सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है आपके लिए याद करना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि लगभग सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन वीडियो को भी जरूर देखें, वो वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।